हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट एसएसटी पेपर 2 के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सहायक संधि, हमने लास्ट वीडियो सहायक संधि पे ख़त्म की थी, ठीक है। तो अब इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। कब थोपी गई थी? 1801 में। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और सहायक संधि से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने के अधिकार नहीं थे। रियासत यानी जैसे कि राजा होते थे ना, नगर वगैरह इनमें जो राजा होते थे उनको रियासत बोला जाता था उस टाइम पे। तो ये अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकते थे, यानी इनकी खुद की सेनाएं रखने पे पाबंदी लगा दी गई थी। और इनको बोला गया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से सेनाएं लोगे और उनको अपनी रियासतों में रखोगे, ये आपकी तरफ से युद्ध करेगी, ठीक है। रियासतों को बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हमारी सेनाएं आपकी तरफ से युद्ध करेगी, बदले में आपको सेनाओं का पालन पोषण करना पड़ेगा, यानी कि उनका खर्चा उठाना पड़ेगा और उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएगी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। तो उनकी शर्त क्या थी कि आप अपनी सेनाओं को नहीं रख सकते, पहला ये। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सेनाएं देगी जिसका सारा खर्चा रियासत उठाएगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पूरी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी षड्यंत्र था सहायक संधि थोपने का, ठीक है। जब रिचर्ड वेलजी गवर्नर जनरल बने, ठीक है, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा, ठीक है। ऐसे करके ही फिर इन्होंने पूरे अवध पर कब्जा कर लिया। तो ये उनकी पूरी की पूरी साजिश थी कि इस तरीके से हम रियासतों को अपने अंडर कर सकते हैं। फिर आता है टीपू सुल्तान, जिनको बोलते हैं शेर ए मैसूर। इनके पिता का नाम था हैदर अली। क्या था इनके पिता का नाम? हैदर अली। अब ये टीपू सुल्तान क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इनसे बिजनेस करती थी, जैसे कि काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। आपको पहले भी बताया हुआ है कि काली मिर्च के जो आउटसाइडर लोग थे, इंडिया के आउटसाइडर लोग, वो काली मिर्च और इलायची खाने के बहुत शौकीन हो गए थे। उनको काली मिर्च ऐसा लगता था जैसे चाट मसाला, क्योंकि बाहर तो उबाल के खाना खाते थे, सारे मसाला तो इंडिया से आता था। जब इनको काली मिर्च और इलायची इन्होंने टेस्ट की तो इनको इतनी अच्छी लगी कि हर कोई इंडिया आने लगा व्यापार करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा व्यापार करने के मामले काली मिर्च और इलायची के आते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे है जैसे कि शेर को खून मुंह लग जाना, ठीक है। तो ऐसे ही जो फॉरेनर लोग थे उनको काली मिर्च ऐसी ही थी जैसे कि फलों में या किसी चीज़ में चाट मसाला डाल के खाना। तो उनको ये इतनी पसंद आई। तो हर बार बिजनेस जब भी आता है ना, इंडिया से रिलेटेड बिजनेस हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो काली मिर्च और इलायची ज़रूर उसमें लिखी होगी। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची पर रोक लगा दी, जिससे कंपनी आग बबूला हो गई। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, इन सभी पे पाबंदी लगा दी, यानी कि हमें आपसे कोई व्यापार नहीं करना है, जिसकी वजह से जो कंपनी थी ना वो गुस्से में आ गई और उन्होंने टीपू सुल्तान से युद्ध छेड़ दिया। अब टीपू सुल्तान की कंपनी से 4 बार लड़ाई हुई थी। कितनी बार लड़ाई हुई थी? 4 बार, ठीक है। अब श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में कंपनी जीत गई। जो आखिरी लड़ाई हुई थी ना उसमें कंपनी जीत गई, यानी कि तीन बार कौन जीते? टीपू सुल्तान। और लास्ट की जब लड़ाई हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अब ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में ये लड़ाई हुई थी। रंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, ठीक है। तो और अपनी राजधानी की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद मैसूर की भागदौड़ किसके हाथ में आई? फिर इसके बाद में मैसूर की भागदौड़ बोडियर राजवंश के हाथ में आई थी। कौन? बोडियर राजवंश। मैसूर टीपू सुल्तान के बाद बोडियर राजवंश ने मैसूर की कमान संभाली। अब ईस्ट इंडिया की लड़ाई हुई किससे? मराठों से। किससे हुई? मराठों से। पेशवा सर्वोच्च मंत्री और प्रमुख प्रशासकीय महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। अगर एग्जाम में आता है ये दोनों कौन थे, तो ये प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। पहला युद्ध हुआ था जो कि सालाबाई संधि के साथ खत्म हो गया था। संधि क्या होती है? जैसे कि आमने सामने की बात मान लेना, ठीक है, समझौता कर लेना, उसको बोलते हैं संधि। पहली संधि कब हुई थी? 1782 में, ठीक है। ये डेट वगैरह याद कीजिए अच्छे से, एग्जाम में आती है। दूसरा क्या हुआ था? उड़ीसा यमुना के भूभाग यानी कि आगरा वह दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, ठीक है। जो नॉर्थ साइड था ना वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था,
मराठों से युद्ध करते समय। तीसरा युद्ध में क्या हुआ, 1817 और 1819 में मराठे पूरी तरह से हार गए थे। ठीक है, मराठे क्या हो गए थे, हार गए थे, मतलब मराठों ने काफ़ी अच्छा युद्ध किया था, बट सपोर्ट नहीं था ना, तो वो भी हार गए थे। अब अभी आपको एंड में पता चलेगा कि हमारे ऊपर, हमारे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी के राज करने के क्या कारण था, क्यों वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो अभी हम देखेंगे तीसरा युद्ध में क्या हुआ था, मराठे हार गए थे। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, अब क्या था, पहले तो अवध मतलब हथिया लिया उन्होंने, फिर मैसूर हथिया लिया। अब मराठाओं के जो नॉर्थ साइड एरिया था, दिल्ली, आगरा, यमुना क्षेत्र, उड़ीसा, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। फिर आती है कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कौन, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी के बारे में सुना है, सेम वैसे ही ये भी रानी थी कित्तूर रानी चेन्नम्मा। ये थी कर्नाटक की, कहाँ की, कर्नाटक की। इन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया और विरोध करते करते मर गई। कहाँ पे मरी, जेल में। ठीक है, इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। 1824 में इनको गिरफ्तार किया गया और 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद भी अब लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को जीत लिया। कब जीता पंजाब को, 1849 में। कब जीता, 1849 में। अब यही सबसे बड़ा कारण था कि सब ने एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया, सब ने एक एक अकेले अकेले इनका विरोध किया, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके हमारे पूरे भारत पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। फिर आता है एग्जाम में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अवध की नीति। ठीक है, अवध की नीति। अब ये क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, विलय नीति क्या होती है, विलय नीति यानी अपने में मिला लेना, विलय कर लेना। ठीक है, मिला लेना। अब इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी हड़प्पन की नीति। इसके 3 नाम है, विलय नीति, हड़प्पन की नीति और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ये हिंदी में भी लिख के आ जाता है। तो ये क्या है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय नीति लागू की गई, जिसके 3 नाम है, विलय नीति, हड़प्पन की नीति और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों याद रखो आप। अब इसमें क्या था, डलहौजी ने क्या कहा कि अवध पर गलत तरीके से शासन हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत तरीके से शासन हो रहा है, और ये आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया। फिर आता है सर्वोच्चता की नीति। ठीक है, इसको किसने लागू किया था, इसको किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने, हेस्टिंग्स ने। कब, 1813 से 1823 के बीच में। इनका कहना था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। किसने बोला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा था कि हमारी सत्ता सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ऊंची है, इसलिए वो भारत में सबसे ऊपर है। इसको बोला गया था सर्वोच्चता की नीति। अब क्या होने लगा कि जब इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया नॉर्थ से साउथ तक, फिर आई नई शासन व्यवस्था। अब इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंटी शहर बनाए थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंटी शहर बनाए थे, और आगे जाके आप पढ़ोगे कि इन तीनों शहरों में ही सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसे आप ध्यान में रखना। ठीक है, हर प्रेसिडेंटी में एक गवर्नर होता था तथा उसमें एक ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, एक गवर्नर, उसके ऊपर गवर्नर जनरल। ठीक है, अब 1772 में नई न्याय व्यवस्था, जिसमें हर जिले में 2 अदालतें होती थी, हर जिले में 2 अदालत होती थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1773 में रेगुलेटरी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट लगाया गया, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय 1773 में। फिर आता है चैप्टर 3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेलिंग में नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या था, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लगाई थी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या नाम था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कब लगाई थी, 1793 में। कब लगाई थी, 1793 में। अब इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ पे लगा था, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। महलवारी कहाँ लगाया गया था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पे। ठीक है, और रैयतवारी कहाँ लगाया गया था, दक्षिण भारतीय क्षेत्र पे। इसे आप ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आता है महलवारी। महलवारी क्या होता है, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर जगह या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। ठीक है,
अभी स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, जो भूमि के जो तालुकदार होते हैं ना, तालुकदार या राजा, ये टैक्स वसूलते थे। फिर इन्होंने सोचा हम तालुकदारों या जोतदारों से क्यों टैक्स लें, हम डायरेक्ट गांव जाके टैक्स लेंगे। ठीक है। फिर आया महलवारी बंदोबस्त। अब इसमें क्या था, डायरेक्ट गांव के मुखिया से टैक्स वसूला जाए। ठीक है। फिर आया मुनरो व्यवस्था। अब इसमें क्या था, ये जो मुनरो था ना, इसने कहा था कि हम डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स वसूलेंगे। किससे? डायरेक्ट किसानों से। तो इन्होंने इस तरीके से अपने टैक्स की नीतियों को पलटा। स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने क्या किया कि जोतदारों से टैक्स वसूलवाया कि आप इनसे किसानों से टैक्स लेके हमें दो। महलवारी में क्या हुआ, गांव गांव जाके इन्होंने टैक्स वसूले। फिर महलवारी में क्या हुआ, वही सेम वाला महलवारी। ठीक है, कि गांव के मुखिया को काम दिया गया टैक्स वसूलने का। फिर आता मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था में क्या था, अब ये मुनरो व्यवस्था लगाई किसने, ये लगाई थी कैप्टन अलेक्जेंडर ने। ठीक है। और इनका मानना था कि मैं किसानों का पिता हूँ। कौन बोलता था? मुनरो। मुनरो बोलता था कि मैं किसानों का पिता हूँ और इसलिए हमें डायरेक्ट टैक्स किसानों से वसूलना चाहिए। ठीक है। पापा ने बच्चे पे टैक्स लगा दिया और ये कहाँ लगाया गया था? साउथ के एरिया में ज़्यादातर। ठीक है, लिखा है ना रैयतवाड़ी, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। ठीक है। अगर आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है तो मैंने 1857 पे एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई हुई है, जो कि पूरी की पूरी सीटेट बेस्ड है, एग्ज़ाम बेस्ड। तो आप उसको देख सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में दिया हुआ है, सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं 1857 से रिलेटेड, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो अब आप रिवीजन कीजिए। कल से मैं कोशिश करूँगी कि इन पे बेस्ड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।